आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोदी सनवर। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल इंटरव्यू खास मुलाकात। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी बात रखने का अंदाज, अपने कानूनी ज्ञान और अपने बेबाक तेवरों से राजनीति और मीडिया दोनों दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है। जब देश में संविधान की बात होती है, महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है या फिर सत्ता और विपक्ष के बीच किसी बड़ी बहस की बात होती है, तो जिन चेहरों की आवाज़ सबसे मुखर होकर सामने आती है उनमें एक नाम है आरफा खानम का भी। एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक नेता और सबसे बढ़कर एक नई पीढ़ी की उन महिला आवाज़ों में शामिल जो सिर्फ राजनीति नहीं करती बल्कि अपने विचारों से बहस का रुख भी तय करती हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर आरफा खानम आज कांग्रेस के उन युवा चेहरों में गिनी जाती हैं जिन पर पार्टी भविष्य की राजनीति का भरोसा जता रही है। टीवी डिबेट हो, सड़क का आंदोलन हो या फिर अदालत का कोई बड़ा सवाल, आरफा खानम हमेशा चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं। लेकिन सवाल भी कम नहीं है, क्या कांग्रेस वास्तव में वापसी कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन 2029 तक एकजुट रह पाएगा? क्या विपक्ष के पास मोदी सरकार का कोई ठोस विकल्प है? और आखिर में देश की राजनीति में मुस्लिम, महिला और युवा नेतृत्व की भूमिका आने वाले वर्षों में कैसी रहने वाली है? आज इन्हीं सभी सवालों पर होगी एक सीधी, बेबाक और बिना किसी स्क्रिप्ट के बातचीत। तो आइए इस्तकबाल करते हैं कांग्रेस की तेज तर्रार, मुखर और सबसे चर्चित युवा नेता आरफा खानम साहिबा का। आरफा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर हमारे लिए वक्त निकाल कर लाएं। आरफा जी, आज लोग आपको कांग्रेस के नेता, वकील और महिला अधिकारों की आवाज के तौर पर जानते हैं। हमने वो प्रोटेस्ट देखा जिसमें आपकी वो एक फोटो सबसे ज्यादा वायरल हुई और बड़ी चर्चा का केंद्र रही। लेकिन आरफा खानम बनने की कहानी असल में कहां से शुरू हुई? आपको क्यों लगा कि मुझे जो है ये सब करना चाहिए और एक साथ इतने सारे कैरेक्टर कैसे प्ले कर लेते हैं? देखिए मोनिस भाई, ये एक लंबी लड़ाई है और लंबे अरसे से ये जब सिचुएशन ऐसी सामने होती है तो फिर चाहे वो कोई आरफा खानम हो या कोई भी हो, वो इसी तरीके से सामने आती है और वो कई रूपों में आपको दिखाई देती है। तो ये अब इसको हम इत्तेफाक कहें या हम इसको कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं कि एक संघर्ष की एक लंबी लड़ाई है और इसको हमने सड़क से हमेशा से लड़ा है और आगे भी इसको लड़ते रहेंगे। इसके पीछे बहुत सारी वजहात हैं। जब आप अपने सामने देखते हैं लोगों को परेशान देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के हक अधिकारों की जब हनन होता है तो आपको लगता है कि नहीं, आप एक अधिवक्ता होने के तौर पर, एक वकील होने के तौर पर अगर आप एक मुखर आवाज़ आप अगर उठा सकते हैं, लोगों की आवाज़ बन करके उनकी लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो फिर जब ऐसा वक्त आया है तो तब आरफा खानम इसी तरीके से सड़क पर आपको नज़र आई है। उसी मोड़ की असल में मैं जिक्र करना चाह रहा था कि वो ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने आपको ये तय कराया कि सिर्फ वकालत नहीं, सिर्फ सार्वजनिक जीवन और राजनीति में भी सक्रिय होने की भूमिका में अब निभानी है आपको? कि जब भी मैं कहूँगी कि जब ऐसा लाइफ में चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कॉलेज के बाद जब हमने वकालत शुरू की तो वकालत के बाद ऐसे कई फेजेस आए जिसमें शुरुआत तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे की थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ कोर्टों में ही लड़ा जा सकता है, एक वकील बनकर लड़ा जा सकता है। तो वकालत में आगे बढ़े, उनकी हक अधिकारों की लड़ाई को लड़े। आपको याद होगा CA/NRC का आंदोलन याद होगा। तो CA/NRC के आंदोलन में एक बहुत मजबूत वकील के तौर पर हमने उन दलीलों को, हमने चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या हम कोर्ट के अंदर हम जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। आपको याद होगा हल्द्वानी का जब केस हुआ था, जब लाखों लोग सड़कों पर थे, तब भी हमने मजबूती से इस लड़ाई को कानूनी तौर पर हमने लड़ा था और हमें इसमें जीत हासिल हुई थी। इसी तरीके से मुझे भी नहीं मालूम कि ये सब इत्तेफाक मेरी ज़िंदगी में खुद कैसे हुए, वो कब कैसे मोड़ आता गया और हम ये कहते हैं ना कि कारवा, वो लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि कब से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि जब हमने होश संभाला, जब हमने देखा कि जो ज़िंदगी हम जैसी सोचते हैं असल मायने में वैसा नहीं है। जैसे हम सोचते हैं सरकार आती है, लोगों का विकास करती है, काम करती है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो बिल्कुल उससे परे होती है। ये नज़र आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फ़ैसला देगा। जब ये लाइन समझ आई तो फिर बस एक झंडा उठाया और झंडा उठाकर राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि
क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की नेशनल चेयरपर्सन भी हूँ, लीगल विंग की जी। और साथ ही नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ। और क्योंकि सिर्फ राजनीति के अंदर आना मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं था कि कोई चुनाव लड़ना है, सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठना है, ये मकसद ही नहीं था कभी। ये था कि सियासत में आकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हम बात कर सकते हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो शुरू से जो मेरा मकसद था वो सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों की खिदमत खल्क कहाँ से कैसे हो सकती है। तो चाहे वो वकालत हो, सामाजिक जो मेरा प्रोफेशन कार्यकर्ता के रूप में आपने मुझे देखा, या फिर आप राजनीतिक तौर पर मुझे देख रहे हैं, तो ये सब उसी का, मैं कहूँगी कि उसी के रूप है, उसी का पार्ट है जो हम अलग अलग जगहों पर उसको प्ले करते हैं। एक महिला और एक वकील, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी लड़ी है जिसने आपको एक अंदर से मजबूत बनाया? आपको लगा कि नहीं अब ठीक है, जो हो गया, अब हम लड़ेंगे। सबसे बड़ा जो आंदोलन था हमारे लिए, जब हम सड़कों पर बैठे थे 2022 के अंदर, एक इंसिडेंट भी हुआ था 2022 से पहले, जब CNRC का जब आंदोलन हुआ था, तो उस वक्त भी, और जब सबसे बड़ा आंदोलन आपने देखा होगा कि जब ये शुरू हुआ था देश के अंदर कि जगह आपने देखा कि बुलडोज़र कार्यवाही चल रही थी। तो मेरा पैर उस वक्त इंजर्ड था, मैं पूरी तरीके से मैं चल नहीं पा रही थी, और उस वक्त मैंने देखा कि वहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ पर मैं बिल्कुल असहज हूँ, वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर बैठी हुई हूँ, पैर टूटा हुआ है, और देख रही हूँ कि जगह जगह पूरे देश के अंदर लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है। CNRC में हमने देखा कि CNRC के अंदर भी वही सड़कों पर महिलाएं बैठी हुई हैं ठंड रातों में, संविधान की जो प्रतिलिपि को सीने से चिपकाए अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से वो बैठी हुई थी। तो ये दो आंदोलन ऐसे थे मेरी ज़िंदगी के कि जिसने मुझे और मजबूत किया लड़ने के लिए, और मुझे मैं कहूँगी एक महिला होने के तौर पर जब हम इस लड़ाई को सड़क पर लड़ रहे थे तो लगा चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, इसको आखिर तक हम लड़ेंगे, और CNRC को जो कानून है, काले कानून हैं, जो असंवैधानिक कानून बनाए गए, इसको हम वापस लेकर के इसको हम कहेंगे कि सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि ये वापस होने चाहिए। खुलकर जो बोलने की वजह से आपको जो है राजनीतिक या व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ा हो, क्योंकि आप अभी देखें ना, आपको जरा सा भी कुछ करें तो फौरन जो है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आजकल ये बिल्कुल इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये तो ट्रोलिंग एक अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक या व्यक्तिगत नुकसान कभी हुआ है उन मामलों में घुसने की वजह से? जब CNRC की जब बात हो रही है तो CNRC के अंदर, और जो बुलडोजर की जो मैंने बात कही है उसके अंदर, दोनों में ही हमारे सभी के ऊपर, जितने लोग इस आंदोलन का हिस्सा थे, सभी के ऊपर FIR दर्ज हुई। और बुलडोजर की कार्यवाही तो अभी हमने हाई कोर्ट के अंदर समनिंग के अगेंस्ट हमने इसको चैलेंज भी किया है। तो अभी वो दोनों ही CNRC का अभी स्टे है जो केस है, लेकिन बुलडोज़र वाली कार्यवाही जो है वो लगातार चल रही है 2022 से 9 मई से लेकर के 2022 से आज भी हम उस केस को लड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति के अंदर, या मैं कहूँगी कि जब हम इस तरह हक की लड़ाई लड़ते हैं तो इस तरीके के काफ़ी नुकसानात भी आपको उठाने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि ये ऐसे नुकसान हैं कि जो हम उठाने को खुशी खुशी तैयार हैं, हम खुशी खुशी इसको गले लगाने को तैयार हैं। तो इससे हम ना डरे हैं ना घर बैठे हैं, आज भी हम इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लगातार एक और मुकदमा हमने महिला आरक्षण बिल को लेकर के हमने लड़ा 2024 के अंदर। एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक FIR और हम पर हुई। और लगातार जिस तरीके से हम पर FIR हो रही है, अगर आप बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पर मुकदमे हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे रात में लेटे हुए हों और फिर लग रहा हो जब FIR की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही हो तो लगता हो छोड़ दो यार, थोड़ा सा कम FIR करानी चाहिए? नहीं, इसने कभी भी हमें ऐसे कमज़ोर नहीं किया मोनिश भाई कि ऐसा लगे कि नहीं अब घर बैठना चाहिए। हमें लगता है कि आज़ादी की लड़ाई, अब ये तो हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरीके से 1947 की हमने देखी, वो जो क्रांति थी, वो ऐसा लग रहा है 1947 की ये लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। 1947 के बाद से अब ये लगता है कि ये नए अंग्रेज़ हैं, इन नए अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि देश के अंदर जो हालात हैं उस हालात को मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हालात है वो सबके सामने आप युवा चेहरा हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल हैं, राजनीति में आने के लिए कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्या कभी किसी दूसरी पार्टी में भी ऑफर मिला कि बुलाया गया हो, चलिए भाई आइए BJP में शामिल हो जाते हैं, दूसरी पार्टी समाजवादी में शामिल हो जाते हैं, या किसी में भी और दूसरी में?
देखिए, ऑफ़र मेरे पास हमेशा से थे और हम आते भी रहते हैं, क्योंकि आप राजनीति का हिस्सा हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी आपको अप्रोच भी करती हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक तो ये हमारी विरासत में हमारे पीछे से हमारे घर में ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे बड़े इसका हिस्सा रहे हैं। और दूसरा ये कि जब मैं इस राजनीति में जब मैंने कदम रखा तो ये सोच के रखा कि ये वो पार्टी है जो हमारी सही मायने में, जो हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, जो हमारे देश का मैं कहूँगी कि रूह है, उसकी बात करती है। और भी कई पार्टियां हैं, आपने कई पार्टियों का जिक्र किया, समाजवादी और अन्य पार्टियों का जिक्र किया, तो देखिए वो हमारी और दूसरी जो जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि जिनसे हमारी सहमति है, कहीं ना कहीं विचारों की सहमति है, तो वो हमारी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हम उनके साथ जो है अलायंस है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है कि वो हर वर्ग की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, युवाओं की बात करती है, वो किसानों की बात करती है, वो दबे कुचलों की बात करती है, वो पिछड़ों की बात करती है। तो ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे किसी अधिकार का हनन नहीं कर रही है पार्टी, मेरा दम नहीं घुट रहा है इस पार्टी के अंदर। ये पार्टी मेरे हक की भी आवाज़ उठा रही है। अगर आप दूसरी पार्टियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो मुस्लिम मुद्दों को लेकर के वो कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। जो मुखरता से उस मुद्दे को उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रहे। राहुल गांधी जी अपने गले के अंदर CNRC का वो एक पट्टा लगा करके वो कहते हैं कि नो CA नो NRC। जब भी किसी, आपको याद होगा जब CNRC को लेकर के जब नहटौर, बिजनौर और यूपी के अंदर जिस तरीके की बर्बरता हो रही थी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी गई थी। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी ने वहां पर जाकर के आवाज उठाने का काम किया था, तो बॉर्डर पे उनको हालांकि रोक दिया गया। लेकिन बात यही है कि यहाँ पर लगातार हमारे नेताओं ने, या मैं कहूँगी कि जो हम कांग्रेस पार्टी है, वो समय समय पर यूथ की आवाज़ों को, या मैं कहूँगी कि समय समय पर एक रिफॉर्म किया है कि जो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं वो सही मायने में कांग्रेस की विचारधारा है। और इसीलिए मैं इस पार्टी कहा जाता है कि युवा नेताओं को पर्याप्त जगह नहीं मिलती। आप देखें कि जितने भी बड़े नेता हैं वो ज्यादातर अच्छी खासी एज के हैं जी, वो युवा नहीं दिखते। जैसे सचिन पायलट और कुछ युवा नेता आगे आने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं के सीनियर जो है उनको दबा देते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से बहुत हद तक आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कई बार युवाओं को, या कई ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी मुखर होकर के पार्टी की आवाज़ उठाने का काम करते हैं या ज़मीन पर सक्रिय रहते हैं, कई बार उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई बार टिकटों को लेकर के, या मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो नज़रअंदाज किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आला कमान तक वो अप्रोच नहीं पहुँच पाती है, वो प्रोफाइल नहीं पहुँच पाती है आला कमान तक। वो सारी चीज़ें आला कमान, क्योंकि आला कमान राहुल गांधी या और अन्य जो लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहें, सोनिया गांधी जी कहें, और अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, तो उनकी बात हम करें तो वहाँ तक देखिए बहुत सारे ज़मीनी समीकरण होते हैं। तो वो सब देखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसा हमने हरियाणा के अंदर देखा या और अन्य जगहों पर, स्टेट्स के अंदर देखा कि फिर वही लोग जीत करके आते हैं और फिर उसके बाद उनकी रिकॉग्निशन होती है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है कभी? कई बार हुई है। राहुल गांधी को अगर आपने देखा होगा तो वो बड़े एनर्जेटिक दिखते हैं आजकल जी। लेकिन राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी क्या है जो आपको लगता है कि ये है और इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी को लेकर जो उनका विपक्ष है, यानी कि आज का सत्ता पक्ष है, वो अक्सर उनकी मैच्योरिटी, उनके अलग अलग चीजों को लेकर उनको ट्रोल करता रहता है। लेकिन क्योंकि एज ए कार्यकर्ता आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी जी की यही है कि जिस तरीके से वो विपक्ष के तौर पर बेबाकी से बोलते हैं और सत्ता के सामने नहीं झुकते हैं, डरते नहीं हैं, या मैं कहूँगी कि जिस तरीके की राजनीति उनकी माताजी ने की या उनकी दादी ने की या उनके फादर ने की, उसी राह पर वो RSS के सामने नहीं झुके, उनकी आंखों में आंखें डाल करके जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, तो देखिए ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद जिस तरीके से आप देखते हैं कि सत्ता बार बार आप पर आरोप लगाती है, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है, वहां पर खड़े रहना बड़ी बात है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेकों बार ऐसा आपने देखा कि राहुल गांधी जी उसी एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और फिर मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये पूरा सफ़र तय किया अकेले। जो लोग कहते थे कि ये एसी के नेता हैं, ये रूमों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया। जिस तरीके से उनकी छवि को करोड़ों रुपए दे करके धूमिल करने की कोशिश हुई, वो सब धराशायी हो गए। तो देखिए ये जो उनका अंदाज़ है वो अंदाज़ बहुत ही अलग है। कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, ये बहुत कम ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को के अंदर वो जज्बा और वो उस तरीके से उनको मोटिवेट करना। तो देखिए ये बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि उनकी ताकत है। दूसरा ये कि अगर आप कमज़ोरी की बात करें तो हाँ, कमज़ोरी मैं कहूँगी कि एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि ज़मीनी तौर पर, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक पिलर जो है वो पिलर तभी खड़ा होगा जब नींव मजबूत होगी। नींव पर कितना काम हो रहा है इस पर मुझे लगता है कि देखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर मैं समझती हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। इसी वजह से जो हम ये इतना हम हर स्टेट्स के अंदर मैं कहूँ, या मैं ये कहूँ कि जो पिक्चर दिखाई जाती है उसके दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर होती है। हमने अभी देखा चीजें अभी जो हाल ही में हुई, असम चुनाव में गोगोई को आगे कर दिया गया, एक नया नेतृत्व और युवा नेतृत्व देने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को आगे किया गया, कमलनाथ और वो जो पूरी लॉबी चल रही थी उनको हटा के एक नया नेतृत्व देने की कोशिश की गई। सचिन पायलट का भी अब लग रहा है कि चीजें जो हैं वो राजस्थान में नया नेतृत्व देने की कोशिश है सचिन पायलट के तौर पर। हमने देखा कि डीके शिव कुमार को आगे लेकर आए, जो पुराने नेता थे उनको थोड़ा सा एक रेस्ट दिया गया, चाहे 3 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ही सही। तो क्या अब युवा नेतृत्व की तरफ आपको लग रहा है कि कांग्रेस देख रही है, क्योंकि अब राहुल गांधी एक युवा नेतृत्व की तरह सोच रहे हैं खुद भी? यूथ को लेकर के हमेशा से राहुल गांधी जी पॉजिटिव रहे हैं और हमेशा यूथ को इनकरेज किया है उन्होंने। और जहां तक बात है राजस्थान की, या आप एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और अन्य स्टेट्स की बात करें, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को आगे लेके आना एज ए सीएम, मैं वही कह रही हूँ कि देखिए ये एक चेंज जो जमीनी तौर पर, देखिए एक जमीन का एक सर्वे होता है, उस सर्वे के हिसाब से देखिए कई बार क्या होता है कि नेता नेशनल पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर कमजोर पड़ जाते हैं। और जब क्षेत्र के अंदर जब आदमी कमजोर पड़ता है तो वहाँ के सर्वे के हिसाब से कि वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ के समीकरण क्या है, तो वो उन सबको देखते हुए आज यूथ का दौर है। जेनजी की हम जब बात करते हैं तो जेनजी का दौर है। तो ऐसे में एक परिवर्तन ज़रूरी है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने वो परिवर्तन किए हैं क्योंकि जो डिमांड है, किस तरीके से जो क्षेत्र की डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब से कांग्रेस पार्टी इस तरीके के परिवर्तन करती है। किया नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई पर चर्चा होती है, जेडी के पेपर पे चर्चा होती है और कई पेपर लीक, लगभग 89 पेपर लीक होते हैं। ठीक है, अचानक से एक पार्टी निकल कर आती है जिसका सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त तरीके से मतलब वेलकम किया जाता है। मैं कहूंगा कि वेलकम ही, क्योंकि भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के बीच सोशल मीडिया पे उतने ज्यादा फॉलोवर नहीं जितने कॉकरोच जनता पार्टी चंद दिनों में हासिल कर लेती है। प्रोटेस्ट भी किया गया उनकी तरफ से और उन्होंने जो है सीधे तौर पर जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा मांगा। आपने जेनजी का जिक्र किया, बाकी लगता है कि अब वो यूथ जो है वो समझ रहा है चीजों को। भले से ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की जा रही हो, भले से ही मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन यूथ अब अपने मुद्दों को समझ रहा है। जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पर एक पार्टी उभर करके आती है और आपने फॉलोअर्स का जिक्र किया, तो आपको याद होगा 2012 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जब जिसको कहा जा रहा था दूसरा गांधी बताया जा रहा था। वो पूरी तरीके से बीजेपी फंडेड जो आंदोलन था वो हम सब जानते हैं। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया की एक क्रांति उठी और फिर सोशल मीडिया पर आपने फॉलोवर के जरिए आपने सबने तय कर लिया और कुछ लोगों ने तो ये तक तय कर लिया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बनी थी उसी तरीके से ये भी एक पार्टी बन करके उभरेगी। और इसी तरीके से ये कोई अपने आप को एमएलए देख रहा था तो कोई अपने आप को एमपी देख रहा है। तो देखिए आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये कहाँ पर जाकर, क्योंकि अभी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, अभी इनकी रूपरेखा नहीं पता। एक आदमी जो कोसों दूर बैठ करके, मीलों दूर बैठ करके एक सोशल मीडिया पर एक चैनल बनाता है, उस चैनल पर लोग उसको फॉलो करते हैं और जिस तरीके के वो मुद्दे उठाता है, ये मुद्दे तो कांग्रेस भी उठाती रही है, लेकिन एज अ विपक्ष इसको मीडिया कितना दिखाने का काम कर रहा था। विपक्ष के तौर पर हमारे ऊपर कितनी मुकदमे हुए, हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर कितने मुकदमे हुए, अलका लांबा जी को कोर्ट से कन्विक्ट कर दिया गया,
हालांकि सजा नहीं हुई, हालांकि कोई फाइन नहीं किया गया, लेकिन क्या मांग थी? एक ही मांग थी, महिला आरक्षण बिल। उसको लेकर के आज क्या हो रहा है, विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो उन पर मुकदमेबाजी हो रही है। तो देश की नेशनल मीडिया की मैं बात अगर करूं तो वो उनका आप सबको पता ही है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना विपक्ष को दिखाने का काम करता है। जहाँ तक बात है कि इस तरीके की पार्टियां जो सोशल मीडिया पर उभरती हैं और ज़मीन पर आपने देखा कि हज़ारों की भीड़ में लोग वहाँ पर पहुँचे थे जंतर मंतर पर, तो देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या कौन सी क्रांति आ जाएगी, लेकिन 2012 हमें नहीं भूलना चाहिए, जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और फिर आज सारे लोग जितने भी हैं वो कोई गवर्नर बना बैठा है तो कहीं कोई कुछ बीजेपी की गोद में जाकर के बैठा है और क्या हश्र है वो हम सब देख रहे हैं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका है। क्या कांग्रेस सचमुच वापसी की स्थिति में है या सिर्फ भाजपा विरोध के सहारे राजनीति कर रही है? देखिए, देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, मैं दोबारा से मीडिया का जिक्र करूंगी। आज देश की मीडिया सिर्फ एक तरफा जिस तरीके की पिक्चर दिखा रहा है, जिस तरीके से पहले देखिए आपको याद होगा कि जब रुपया गिरता था तो ये सवाल पूछे जाते थे, कार्टून बनाए जाते थे, मनमोहन सिंह जी का कार्टून बनता था कि और प्रधानमंत्री जी और याद दिलाना चाहूंगी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी वो कहती थी कि साख गिर जाती है उस देश की प्रतिष्ठा गिर जाती है। प्रधानमंत्री जी का भी इस तरीके का बयान है कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। इस तरीके के कार्टून बना करते थे, लेकिन आज बताइए कितने कार्टून, वही नेहरू, वही विपक्ष और बाकी और लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछे जाते, सत्ता के फेवर में उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश होती है। और आज जो आप देश के अंदर हालात देख रहे हैं, जो आज यूथ जेनजी जो सड़कों पर वो आंदोलन कर रहा है उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष उठाता रहा है, तो उनको लेकर के जिस तरीके से आवाज उठा रहा है, तो देखिए ये वही मुद्दे तो हैं। आज कहीं ना कहीं हर वर्ग, चाहे वो यूथ हो, महिला हो, किसान हो, हर वर्ग त्रस्त है। फिर भी मोदी का ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? लगातार विपक्ष जो है वो चीजों को मतलब उस तरह से शायद नहीं समझ पा रहा, उतनी एग्रेसिव तरीके से चुनाव नहीं लड़ पा रहा। हमने बिहार में भी देखा, हमने दूसरे राज्यों में भी देखा, जितना एग्रेसिव तरीके से, जितने ज्यादा नेताओं के साथ में जो है वो बीजेपी या उनका गठबंधन दिखाई देता है। नहीं, देखिए विपक्ष अपनी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बुलंद कर रहा है, लेकिन अगर आप दिखाने का काम नहीं करेंगे, अगर मीडिया दिखाने का काम नहीं करेगी और ये दिखाने का काम नहीं करेंगे कि देखिए पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर या और पॉलिसीज को लेकर के देखिए फेरबदल चलते रहते हैं। और वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, वो किसी भी पार्टी की बात है कि कहीं किसी को टिकट दिया, कोई किसी को टिकट नहीं दिया, वो नाखुश हो सकता है, वो पार्टी छोड़ सकता है, वो पॉलिसी चलती है। लेकिन अगर देश के अंदर आवाज उठा रहा है और आप मुकदमे कर रहे हैं और सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष खत्म है, विपक्ष नहीं है, विपक्ष गायब है? आप एक बार दिखाने का तो काम करिए विपक्ष को। अगर विपक्ष को ये आवाज उठा रहा है, कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे बताइए जिस तरीके से मणिपुर से लेकर के मुंबई तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसको किस तरीके से खराब करने की कोशिश हुई, जितने भी आंदोलन होते हैं उसको किस तरीके से खराब करने की कोशिश होती है। तो आज एक ही देश के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है और देश की मीडिया उसमें कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा रोल अदा करती है। तो कोई भी प्रोटेस्ट अगर होगा, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कोई भी यूथ, अब आपने नीट का जिक्र किया था आपने और जेडी के तमाम उन पेपरों का जिक्र किया जो हर साल इस तरीके के पेपर लीक होते हैं और हजारों बच्चे सुसाइड करते हैं। कितना, मुझे बताइए, कितनी जवाबदेही तय होती, कितनी दुर्घटनाएं होती, कितना जवाबदेही तय होती है। आज हालात ये हैं कि ये जो पार्टी है ये दो लोगों की सरकार चल रही है। अमित शाह जी हैं और दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं। उसके अलावा तीसरे आदमी का अगर मैं पूछूंगी शिक्षा मंत्री कौन है तो लोगों को पता ही नहीं है, मैं पूछूंगी रेल मंत्री कौन है तो आज लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि दो लोग मिलकर के पार्टी चला रहे हैं। आज के हालात जो हैं वो बद से बदतर है। यूथ सड़कों पर आंदोलित है लेकिन उसको नहीं दिखाया जाता। आप क्या बना देते हैं? अग्निवीर बना देते हैं। आप देश नहीं है, प्रधानमंत्री जी देश नहीं है, आप सेना नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके की छवि दिखाने की कोशिश हो रही है, आज ये बताया जाता है विश्व गुरु हैं,
नॉन बायोलॉजिकल की बात होती है, अगर सवाल पूछो तो एंटी नेशनल बता दिया जाता है, पाकिस्तानी बता दिया जाता है, यूथ को कह दिया जाता है खालिस्तानी है, किसान अगर आवाज़ उठाता है तो खालिस्तानी बन जाता है, यूथ आवाज़ उठा रहा है तो कहते हैं कि ये जो है ये विपक्ष के लोग हैं, ये प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, ये अगर राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं जो अपोजिशन लीडर हैं, वो उनको ये कह दिया जाता है कि ये तो देखिए अराजकता फैला रहे हैं। तो देखिए इस देश के अंदर हो क्या रहा है, कौन आवाज उठाए, अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस पर मुकदमेबाजी होती है। राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों पर जो आवाज उठा रहे हैं इस लोकतंत्र के अंदर, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, अगर हम आप जैसे लोग अगर आवाज उठाते हैं जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है, तो आज ये कहते हैं ये अराजकता फैला रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। आज इंडिया गठबंधन जो है वो तस्वीर में बाहर से तो बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर जो कई दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं। तो क्या ये गठबंधन विचारधारा का है या मजबूरी का? क्योंकि हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में आप दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी आपके साथ इंडिया गठबंधन में है। ऐसी कई दूसरी जगह भी हम लोगों को ये तस्वीर देखने को मिली, और वो दिल्ली भी इसका एक उदाहरण है। देखिए ये दोनों ही बातें हैं। देखिए विचारधारा, क्योंकि हमारी विचारधारा जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच करती है तो हम साथ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक मजबूरी है, सभी पार्टियों की एक मजबूरी है जिसके तहत हम सब साथ हैं कि आज देश के अंदर सभी पार्टियां एक साथ मिल करके, विचारधारा अलग हो सकती है, नहीं मैच करती है, लेकिन फिर भी साथ हैं, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उसको कहीं ना कहीं सत्ता से हटाने की कोशिश है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि मजबूरी भी है। आज देश में संविधान, न्यायपालिका और संस्थाओं को लेकर बड़ी बहस होती है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र सचमुच खतरे में है? जिस तरह से बार बार राहुल गांधी जिक्र करते हैं, वो किताब लेकर बार बार अपनी रैलीज में पहुंचते हैं, या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव जो बीजेपी बताती है कि ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है, असल में कोई खतरा किसी को नहीं? आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में है? आज आपको नहीं लगता कि देश के अंदर जो एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां आज इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं? आपको नहीं लगता, इस देश को नहीं लगता कि देश देख रहा है? आप ये तमाम एजेंसी की जब हम बात करते हैं और हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका के अंदर जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, जो लॉ के कहीं ना कहीं गार्जियन हैं, उनकी भाषा आपने सुनी? एक अधिवक्ता के तौर पर इस बात को कह रही हूँ कि जिस तरीके से कॉकरोच बताने का काम किया, जिसकी वजह से ये सारा जो जेंजी है वो आपको जंतर मंतर पर जो नजर आ रहा है, तो कॉकरोच बोला जाता है। उसके बाद अगर हम देश की मीडिया की बात करें तो देश की मीडिया की हालत मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं कि क्या देश की मीडिया किस तरीके का नैरेटिव चला रहा है। दूसरा, अगर हम प्रशासन की बात करें, इस देश के अंदर वोट अगर एक आदमी डालने जाता है तो उसको गोलियां मिलती हैं, उसको डंडे मिलते हैं। आप इलेक्शन कमीशन की बात करें अगर, तो इलेक्शन कमीशन आज क्या रोल प्ले कर रहा है वो हम सब जानते हैं। चुनाव आते ही जब आचार संहिता लग जाती है तो लोगों के खातों में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार पहुँच जाता है। तमाम शिकायतें इलेक्शन कमीशन को भेजी जाती है, लेकिन उस पर एक पर भी संज्ञान नहीं लिया। यही आरोप हमेशा जब वो विपक्ष में थे तब आप पर लगाते थे कि आप जो है पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं, आपके जो नेता होते हैं। इसी तरीके के कई उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 साल कैसे राज किया, यही करके किया है। तो आप भी वही कर रहे हैं क्या? तो आप भी बैलेट बॉक्स को आपने पूरी तरीके से उस पूरी ईवीएम को आपने पूरा हैक ही कर लिया। हम अगर आप कहते हैं आपके अनुसार अगर हम पूरा बॉक्स उठा ले जाते थे तो आपने पूरा हैक कर लिया कि चुनाव तो होंगे लोकतंत्र के अंदर, लेकिन हम पूरा हैक कर लेंगे और बस ये बाहर से देखने को होगा कि देखिए चुनाव तो करा ही रहे हैं ना, लोकतंत्र तो जिंदा ही है, डेमोक्रेसी तो इस देश के अंदर जिंदा ही है। छोटा सा सवाल, ईवीएम को लेकर कांग्रेस बड़ी मुखर रहती है, लेकिन भाजपा कहती है कि जब ये जीत जाते हैं तब इनको ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं नजर आती, लेकिन जब ये हार जाते हैं तब ये ईवीएम का रोनर होते हैं, चुनाव आयोग का रोनर होते हैं। देखिए कहाँ हम जीत रहे हैं। अगर 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और आप गलती से एक राज्य छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ पर ईवीएम मतलब को सेट मत आप जीत नहीं रहे हैं, वो जिता रहे हैं। नहीं, आप जिता रहे हैं। हम जीत तो रहे, जब ईवीएम सेट नहीं हो रही है तो हम जीत ही रहे हैं। आप ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से ले आइए, आपको पता चल जाएगा। क्यों डरते हैं? अगर आप इतना ज्यादा, आप विश्वगुरु हैं, आप नॉन बायोलॉजिकल हैं और आपके लिए ये कहा जाता है कि नहीं आप चुनाव आप कैसे भी करा लीजिए, आज जीतेंगे तो मोदी जी ही, तो फिर डर किस बात का है? आपको तो सीना ठोक के इस बात को कहना चाहिए कि आप जिस मोड से चाहते हैं हम उस मोड से चुनाव करा लेंगे, तो डर किस बात का है? बैलेट पेपर से कराइए ना, आपको पता चल जाएगा
कि कितना डंका बजता है, कितने विश्व गुरु हैं और कितना बड़ा इनका जो सीना है, और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अलका लांबा के बड़ा करीबी माना जाता है आपको, अक्सर बहुत सारे फोटोज जो हैं देखने को मिलते हैं या वीडियोस देखने को मिलती हैं, आप अलका लांबा के बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहती हैं। एज ए विमेंस विंग की चेयरपर्सन होने के नाते क्या उनको अपने जो जूनियर्स हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बराबर के कद का नेता हो, वो सपोर्ट मिलता है, वो उतना सपोर्ट देती हैं? बहुत सपोर्ट, जितना वो इनकरेज करती हैं या जितना उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है अभी तक, मैंने जो सुना है, अभी तक जो मैंने देखा है, वो जितना वो, क्योंकि वो खुद एक महिला है और एक वो महिला नहीं है जिन्होंने एसी के कमरे में बैठ कर के राजनीति की हो। अलका जी के बारे में आप किसी भी, मैं तो, आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं उनकी बहुत करीबी हूँ, लेकिन किसी भी एक कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए, किसी भी एक नॉर्मल आदमी से पूछ लीजिए जा करके कि आप अलका लांबा के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो वो बोलेगा ये एक संघर्षशील महिला है, 30 साल का करियर है, 30 साल के करियर में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष किया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर के आज तक सिर्फ संघर्ष ही कर रही हैं। तो वो एसी वाली नेता नहीं है, वो सड़क वाली नेता है। और इसीलिए उन आज जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको दोषी तो ठहराया, लेकिन कोई सजा नहीं दी, कोई फाइन नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ रहे हैं आपको। तो देखिए इसको लेकर के हम चैलेंज करेंगे, यानी हम आपको सजा भी देंगे, लेकिन छोड़ भी देंगे, छोड़ भी देंगे। तो देखिए ये हालात है इस देश के अंदर कि पहले लोग जब सरकार की नीतियों से असहमत होते थे तो आवाज उठाते थे, सरकार उन पर कोई मुकदमेबाजी नहीं करती थी। जिस तरीके से आपने देखा कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ, महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, जिसको सरकार कह रही है कि नहीं ये जल्दी लागू होना चाहिए, 2029 में लागू कर रहे थे, पास कर दिया था, लेकिन कह रहे थे लागू हम 2029 में करेंगे। फिर सरकार को सूझी नहीं हम इसको जल्दी लागू करना चाहते हैं, वही तो लड़ाई थी, वही तो लड़ाई हम लड़ रहे थे, जिसके लिए केस भी हो गए, जिसके ऊपर केस आपने मुकदमा करा और मुझे दोषी भी ठहरा दिया। तो देखिए ये तमाम जो चीजें हैं, ये इस देश के अंदर, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर ऐसी सरकार है कि जो कहीं ना कहीं लोगों के हक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। और मैं कहूँगी कि किसी भी वर्ग को सुना नहीं जा रहा है। अगर आज देश का एक युवा, एक महिला, एक आम नागरिक आपको सुन रहा है तो उसे क्या यकीन दिलाना चाहेंगी कि कांग्रेस ही भारत का भविष्य बन सकती है? देखिए कांग्रेस ही एक ऐसी विचारधारा है कि जो इस देश को संभाल सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, वो जियो और जीने दो की राजनीति करती है, वो वासुदेव कुटुंबकम की राजनीति करती है, वो किसी वर्ग को कुचलने का काम नहीं करती है, वो बुलडोजर ला करके लोगों के आशियाने छीनने का काम नहीं करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको रोजगार देने का काम करती है, जुमलेबाजी नहीं करती है कि हमने सबको अपना पक्का घर देंगे, जल देंगे, नल देंगे, इस तरीके की बातें नहीं करती है। वो जो कहती है वो करती है, लोगों को उसने बसाने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर, खास करके दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो त्राही त्राही मची हुई, लोगों के आशियाने छीने जा रहे हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसको बुलडोजर न्याय कहा जा रहा है। इस देश के अंदर आप लोगों के आशियाने गिराकर, जो बहुत मेहनत मजदूरी से एक अपना आशियाना बनाता है, उसकी छीन करके आप तालियां बजाते हैं। अगर आपकी नीति से अगर कोई असहमत है तो उसको देशद्रोही बता देते हैं। क्या मैं अगर आपकी नीति से असहमत हूं तो मैं एंटी नेशनल हूं, मैं देशद्रोही हूं, मुझे देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर सोने पे सुहागा क्योंकि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मेरी टोपी और दाढ़ी है, तो आपको अधिकार मिल जाता है, कुछ ऐसे लोगों को अधिकार मिल जाता है कि आप उसकी लिंचिंग कर देते हैं। और ये बहुत आम सी बात हो गई है। देश के अंदर महिला सुरक्षा की कोई बात ही नहीं होती है, कोई चर्चा ही नहीं होती। आज ताला लगा हुआ है एनसीडब्ल्यू के ऑफिस पर, दफ्तर पर। आप बताइए कि इस देश के अंदर चर्चा कहाँ हो रही है, डिबेट कहाँ हो रही है मुद्दों की? तो आज इस देश के अंदर सिर्फ डिबेट हो रही है कि मोदी जी क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ मिले, कहाँ। 2014 से पहले तो चीन को आप कहते थे कि चीन को लव लेटर लिखना बंद करिए, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करिए। चीन आपकी सीमा में घुस आया, आप ये तक नहीं कह पाते, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कह पाते हैं कि आप चीनी प्रोडक्ट आप यूज करना बंद करिए। पाकिस्तान की आप बात करते थे, वो तमाम तो जो 2014 से पुरानी आप इनके क्लिप निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या हालात 2014 से पहले ये क्या क्या कहते थे, और 2014 के बाद काला धन, वो सब बातें, वो सब कहते हैं जुमले, 15 लाख रुपए जुमले थे। तो इस देश के अंदर क्या चल रहा है? आप सोचिए कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है, कोई मुद्दों की बात नहीं होती। और देश का मीडिया
सवाल नहीं पूछता है। सिर्फ मुर्गा लड़ाई होती है, जो डिबेट होता है शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, आप देखिए कि सिर्फ मुर्गा लड़ाई होती है वहां पर, कोई डिबेट नहीं है। अगर बात कर रहा है, कोई अगर पक्ष अपना रख रहा है तो उसकी वॉल्यूम को धीमा कर दिया जाता है। और जो बीजेपी या खुद, क्योंकि आज तक कहूँ या मैं और चैनल की बात करूं, वो खुद एंकर प्रवक्ता बन गए हैं। तो इस देश के अंदर तो ये हो रहा है। तो हमारी आपकी अगर हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मुंसिफ है और इसीलिए हम बिल्कुल। आरफा खानम साहिबा, आज की बातचीत सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रही। हमने एक निजी यात्रा भी आपकी समझी, आपके संघर्ष को भी समझा, आपकी सोच को भी समझा, कांग्रेस के भविष्य पर भी हमने चर्चा की, इंडिया गठबंधन की बात भी की, विपक्ष की चुनौती और देश के बड़े राजनीतिक सवालों पर भी आज आपसे जो हमने खुलकर चर्चा की। आपने हर सवाल का जवाब उसी बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ दिया जिसके लिए आपको जाना जाता है। सियासत में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि संवाद जारी रहे और सवाल पूछे जाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी की ओर से, आपका दिल से शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बिना किसी झिझक के अपने विचार देश के सामने रखे हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आरफा खानम नाम की उस शख्सियत को भी जानने का मौका मिला होगा जिसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक स्पष्ट सोच और एक राजनीतिक विजन मौजूद है। सवाल जारी रहेंगे क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं बल्कि सवाल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। आदाब।